हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मृदा, अम्लीय और क्षारीय मृदा, भारत की मिट्टियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के सोल शब्द से हुई है और सोल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक आई, पैतृक शैल, 2, जलवायु, 3, वनस्पति, 4, भूमिगत जल, वी, सूक्ष्म जीव। आई, पैतृक शैल। मिट्टी के निर्माण में पैतृक शैलों का मुख्य योगदान होता है। यह मिट्टी के एक बड़े भाग का निर्माण करता है। पैतृक शैलों का निर्माण चट्टानों के अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। पैतृक शैल से आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्राप्त होता है। 2, जलवायु। जलवायु में तापमान और वर्षण को शामिल किया जाता है। अधिक तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है, जबकि कम तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया कम हो जाती है, अर्थात मिट्टी का विकास बाधित होता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु और कवक पाए जाते हैं। तापमान के बहुत अधिक अथवा बहुत कम होने की स्थिति में सूक्ष्म जैविक क्रिया प्रभावित होती है। सम तापमान होने पर सूक्ष्म जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। किसी क्षेत्र में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो निक्षालन क्रिया प्रभावित हो जाती है। निक्षालन, जहां अधिक वर्षा होती है वहां की मिट्टी के खनिज पदार्थ तथा पोषक तत्व रिस कर निचले स्तर में पहुंच जाते हैं। इसे हम निक्षालन क्रिया कहते हैं। निक्षालन क्रिया से मिट्टी के खनिज पदार्थ निचले सिरे में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऊपर की परत अनउर्वरक हो जाती है, अर्थात उर्वरक क्षमता काफी घट जाती है। उदाहरण के लिए, निक्षालन क्रिया के द्वारा ही केरल में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लैटेराइट एक निक्षालित मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, इसलिए केरल में पेय पदार्थ चाय, कॉफी, नारियल, रबर और मसालों आदि की खेती अधिक मात्रा में होती है। शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण क्रिया अधिक होती है। वाष्पीकरण अधिक होने से भूमिगत जल में केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भूमि के ऊपरी परत में चूना अर्थात कैल्शियम जैसी परत बिछ जाती है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार अधिक वर्षा तथा अधिक तापमान के कारण जलवायु मिट्टी को प्रभावित करती है। 3, वनस्पति। वनस्पतियां मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करती हैं। मृदा में विद्यमान विघटित जैविक पदार्थ, जिसकी उत्पत्ति वनस्पतियों तथा जंतुओं के सड़ने गलने से होती है। इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। उदाहरण के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के कारण ही यहाँ मिट्टी में अधिक ह्यूमस पाया जाता है। 4, भूमिगत जल। जल मृदा का एक मुख्य घटक है। जल की मात्रा का प्रभाव मृदा की उर्वरकता पर पड़ता है। जल की मात्रा से मिट्टी के रासायनिक तत्व भी प्रभावित होते हैं। वी, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों को सड़ागलाकर अर्थात वियोजित कर खनिजों एवं जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मृदा संगठन। मृदा मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बनी है। आई, खनिज पदार्थ 40 से 45%, 2, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ 5-10%, 3, मृदा जल 25%, 4, मृदा वायु 25%, वी, सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु। ह्यूमस मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़ेगले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणु की भूमिका होती है। मृदा परिच्छेदिका। किसी मृदा की सतह से लेकर
उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। मृदा परिच्छेदिका में मुख्य रूप से 4 संस्तर होते हैं। चारों संस्तर में जो सबसे ऊपरी परत होती है वह अधिक उपजाऊ होती है। पौधों की जड़ें पहली संस्तर में ही फैली होती हैं। अम्लीय और क्षारीय मृदा। मृदा अभिक्रिया मिट्टी के अम्लीय तथा क्षारीय गुण पर निर्भर करता है। मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों H+ की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी अम्लीय होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम के ऋणायनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी क्षारीय होगी। मृदा अभिक्रिया को pH मान में मापते हैं। pH का मान 7.0। उदासीन मृदा। pH का मान 7.0 से कम। अम्लीय मृदा। pH का मान 7.0 से अधिक। क्षारीय मृदा। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान 6.0 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। यदि मिट्टी अम्लीय है तो खेतों में चूने का प्रयोग करना चाहिए और यदि मिट्टी क्षारीय है तो खेतों में जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात, कच्छ क्षेत्र में है। अम्लीय मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। भारत की मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईकर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का मुख्यालय भोपाल में है। आईकर ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। आई, पर्वतीय मिट्टी 2, जलोढ़ मिट्टी 3, काली मिट्टी 4, लाल मिट्टी V, लैटेराइट मिट्टी 6, मरुस्थलीय मिट्टी 7, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली 4 प्रकार की मिट्टियाँ इस प्रकार हैं। आ, जलोढ़ मिट्टी 43%। बी, लाल मिट्टी 18%। सी, काली मिट्टी 15%। डी, लैटेराइट मिट्टी 3.7%। भारत की मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत में 2 स्थानों पर पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में, बी, तटीय क्षेत्रों में। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों तथा पश्चिमी तटीय मैदान में केरल और गुजरात में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पर्वतों से बहाकर लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। आई, खादर 2, बांगर। खादर नदियों के आसपास के क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ से मिट्टियों को बहाकर लाया जाता है और निक्षेपित कर दिया जाता है, जिसके कारण खादर मिट्टी प्रत्येक वर्ष नवीन हो जाती है। नदियों से दूर कुछ ऊंचे क्षेत्र के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में भी खादर मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां, कंकड़ मिलती हैं। जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग
लगभग 18% लाल मिट्टी का है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। भारत के पूर्वी पठारी भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए ये मोटे खाद्यान्न जैसे ज्वार, बाजरा आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम नाम दिया गया है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार के क्षेत्रों में भी पाई जाती है, अर्थात काली मिट्टी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। काली मिट्टी का भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है, किंतु काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सालेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर एवं तिरुनवेली जिलों, राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक फैली हुई है। काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, अर्थात थोड़ी वर्षा होने पर भी ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने के उपरांत इस पर मोटी मोटी दरार भी पड़ जाती है। काली मिट्टी के इसी गुण के कारण इसे स्वत जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। गुजरात राज्य में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है, जबकि कपास मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, अधिक गर्मी। उपरोक्त दोनों परिस्थितियां भारत में 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर, 2 उड़ीसा तट पर, 3 शिलांग पठार पर। उड़ीसा तट पर सर्वाधिक वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारत में लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में है, क्योंकि इन राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। साथ ही विषुवत रेखा के समीप होने के कारण इन क्षेत्रों में गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। भारत में लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र: सह्याद्री, बी तमिलनाडु की सेवाराय पहाड़ी, सी उड़ीसा तट, डी झारखंड की राजमहल पहाड़ियों पर, असम में मिकिर तथा रेगमा पहाड़ी और मेघालय में शिलांग पठार पर। लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बाद भारत में चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। लैटेराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी होती है। लैटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश चारों तत्वों की कमी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में लोह थायल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है।
अधिक वर्षा के कारण और क्रम से भीगने तथा सूखने के कारण इन क्षेत्रों की मिट्टी में सिलिका तत्व पानी के साथ रिसकर मिट्टी के निचले सिरे में चला गया है, अर्थात सिलिका पदार्थ का निक्षालन हो गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है। लैटेराइट मिट्टी निक्षालन क्रिया द्वारा निर्मित मिट्टी है, इसलिए यह एक अनउपजाऊ मिट्टी है। यहाँ चाय, कॉफी, मसाला, काजू और सिनकोना आदि की खेती की जाती है। चाय की कृषि के लिए अम्लीय मृदा अधिक उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान तथा आसपास के क्षेत्रों में। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, समग्र राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। मरुस्थलीय मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है, इसलिए यहाँ मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और सरसों आदि की खेती की जाती है। इन सभी के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान में जहाँ सिंचाई का प्रबंध है, वहाँ पर खाद्यान्नों की कृषि की जाती है। राजस्थान के एक जिला श्री गंगानगर जो पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, वहाँ सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार हिमालय के साथ साथ भारत में कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता है, इसलिए हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता है। ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती और चाय आदि की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं मानी जाती है, ये निर्माणाधीन अवस्था में है। पीट एवं दलदली मृदा। केरल तथा तमिलनाडु के तट पर जहां अधिक वर्षा के कारण जल जमाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में जल जमाव के कारण पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है। पीट मृदा का निर्माण मुख्य रूप से गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से होता है, इसलिए पीट मिट्टी में ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है। दलदली मिट्टी पीट मिट्टी से अधिक गीली होती है। दलदली मिट्टी सुंदरवन तथा उड़ीसा तट पर पाई जाती है। भारत में दलदली मिट्टी पर सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा लगभग 45 से 50% पाई जाती है। दलदली मिट्टी मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां समुद्र का पानी ज्वार के रूप में स्थलीय क्षेत्रों में पहुंच जाता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी का निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। हरित क्रांति के क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में नहरीय क्षेत्रों वाले स्थानों पर लवणीय मृदा का निर्माण हुआ है। लवणीय और क्षारीय मृदा को रेह और कल्लर के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मृदा में लवण प्रतिरोधी फसल ही उगाई जाती है, जैसे बरसीम, धान और गन्ना आदि। विश्व भर की मिट्टियों को 11 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों में भारत की कुछ मिट्टियां भी शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं। इंसेप्टिसोल, इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी को शामिल किया जाता है। वर्टिसोल, इसके अंतर्गत दक्कन पठार की काली मिट्टी को शामिल किया गया है। एरिडीसोल, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा की कमी होती है, वहां इस प्रकार के मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत राजस्थान की मरुस्थली मिट्टी को शामिल किया गया है। हिस्टोसोल, इसके अंतर्गत पीट और दलदली मिट्टी को शामिल किया गया है, जो केरल और तमिलनाडु के तट पर पाई जाती है। ऑक्सीसोल, इसके अंतर्गत केरल के लैटेराइट मिट्टी को शामिल किया जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में पाई जाती है।
कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू कश्मीर राज्य में है। सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान राज्य में है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात राज्य में कच्छ जिला है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कार्यांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः इस प्रकार है। आ चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, बी पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, सी छोटा नागपुर का पठार, डी ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, मालवा पठार आदि, ई महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। आ वृक्षारोपण, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। बी सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, सी अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, डी मेड़बंदी। टैग